Okay, so we'll start from question number 28 today. Two identical springs of constant K are connected in series and parallel as shown in figure. A mass m is suspended from them. The ratio of the frequencies of vertical oscillation will be. First of all, आपको पता होना चाहिए general formula for frequency is 1/2 pi under root of k by m, as we discussed in the last lecture. Case 1 series, case 2 parallel. Easy है. आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में आई मीन दिस इज 1/k s इक्वल टू 1/k प्लस 1/k, क्योंकि दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो इट विल बी 1/ks इज इक्वल टू 2/k, मतलब ks इज इक्वल टू k/2. अगली बार से ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है और सीरीज में है तो डायरेक्टली k/2. अगर दो स्प्रिंग है तो 3 है तो k/3. ओके, सो समथिंग लाइक दैट. केस 2 में इजी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो k प्लस k 2k ही होने वाला है. दैट्स इट. नाउ व्हाट वी सी फ्रॉम हियर इज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k, राइट. रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब आपको पूछा है ns/np, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ks/kp, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी ऊपर लिखा ही है हम लोगों ने. तो ks इज k/2 एंड kp इज 2k. k कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 1/4 मतलब 1:2. तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 1:2. सिंपल है. यू शुड नो कि हाउ what is the formula for equivalent spring constant when connected in series and when connected in parallel. That's it. और कुछ नहीं चाहिए आपको यहाँ पे. Next question. A mass m is suspended from a spring of negligible mass. तो एक स्प्रिंग से कैपिटल मास m को सस्पेंड किया है. The spring is pulled a little and then released. तो स्प्रिंग को थोड़ा खींच लिया और छोड़ दिया so that the mass executes simple harmonic motion with a time period t. If the mass is increased by m, then the time period becomes 5t/4. The ratio of small m by capital M is. Okay, तो ऐसा है कि हम लोगों ने पहले एक मास m अटैच किया था, स्प्रिंग को पुल किया, इट इज ऑसिलेटिंग विद द पीरियड ऑफ t. अब हमने कैपिटल M में एक स्मॉल मास m ऐड कर दिया. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ m by m, स्मॉल m by कैपिटल M? बहुत इजी है. As we know, time period is equal to 2 pi root of m by k. 2 pi constant, k constant, क्योंकि हमने स्प्रिंग को चेंज नहीं किया. k is spring constant और स्प्रिंग चेंज नहीं किया तो k is constant. तो रूट ऑफ t is proportional to m mass. ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं. This is general formula. Don't confuse with this small mass m here. It is a general formula. So that means t square is proportional to mass. Okay. So t2 square upon t1 square is equal to m2 upon m1. Okay. So t2 upon t1 whole square equal to m2, मतलब new mass was m plus m and initial case mass was small m. t2 आपको दिया है 5t/4 अपॉन इनिशियली दिया है टाइम पीरियड t, इसका स्क्वायर कैपिटल M प्लस स्मॉल m by m. इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो आई विल गेट m by m प्लस स्मॉल m by कैपिटल M. तो ये आ गया आपका 25/9, 1 प्लस स्मॉल m by कैपिटल M. तो स्मॉल m by कैपिटल M is 25/9 minus 1. So this is just 16/9. 25 minus 9 is 16/9. तो हमको चाहिए था स्मॉल m by कैपिटल M. 9/16 आएगा ये. Why अच्छा ये this is where I did wrong. Okay, so no worries. 9/16.
यस, तो 9/16 आंसर आएगा एंड दैट इज करेक्ट. सिंपल. सिर्फ हाउ टी इज वेरिंग विथ मास ये देखना है एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. पहले केस में मास कैपिटल एम था, फिर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हुआ. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A weightless spring which has a force constant, some force constant के प्रिंट नहीं हुआ, oscillates with frequency n when a mass m is suspended from it. The spring is cut into two equal halves. आपने स्प्रिंग को दो इक्वल टुकड़ों में काट दिया. And a mass 2m is suspended from it. The frequency of oscillation will now become. Again, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, right? Correct. So what we see from here is that n is proportional to under root of k by m. This is what you see. जब आप स्प्रिंग को दो टुकड़े में काटते हो, when you break it into two parts, when you cut the spring जिसका कांस्टेंट k था, आपने अगर दो पार्ट्स में इसको काट दिया तो हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, दैट इज व्हाट यू शुड नो. विल द स्प्रिंग कांस्टेंट रिमेन सेम, विल इट बिकम हाफ, विल इट बिकम 2 times, दैट इज व्हाट इट रिक्वायर्ड टू नो. ओके, तो ये पता होना चाहिए. तो जब आप स्प्रिंग के दो टुकड़े करोगे उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट 2 हो जाता है हर एक पार्ट का. क्यों ऐसा? अगर मैं वापस से ज्वाइन कर दूं सीरीज में तो देखो क्या आएगा. है ना? तो ये आ जाएगा आपका 1/ks, 2/2k. वापस से k आना चाहिए, बराबर. इसलिए 2k 2k होता है, k/2 नहीं होता है. तो जब आपने स्प्रिंग के दो पीसेस कर दिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट हर एक पीस का हो जाता है 2k 2k. तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. इतना पता आपको होना चाहिए. ओके, गुड. इफ यू नो दिस मच देन वी कैन सॉल्व. सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ मिनट. राइट, गुड. सो आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बिकम, तो n2/n1 is equal to under root of k2/m2 upon k1/m1. तो n2/n1 is equal to k2/k1 and m1/m2. तो n2/n1 is k2 मतलब 2k, k1 मतलब k, m1 मतलब m और m2 मतलब 2m. ओके, तो कैंसिल 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 कैंसिल, मतलब n2 is equal to n1. There is no change in the frequency. फ्रीक्वेंसी चेंज कब होता? जब अगर आपने मास जो है वो सेम मास अटैच किया होता, 2 times of m नहीं, राइट? 2 times of m नहीं, अगर आपने सिर्फ m अटैच किया होता तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया था एक्चुअली. क्यों? क्योंकि n इज प्रोपोर्शनल टू k/m. k हो गया 2, मास हो गया 2, मतलब नो चेंज. गुड. तो ओरल क्वेश्चन था, राइट? So this is how you need to solve such questions by looking at proportionality. n is proportional to k/m, पर k तो 2k हो रहा है, हाफ में काट दिया, लेकिन मास को भी तो डबल कर दिया, फिर तो नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. This is how you should do it. Okay. In figure, S1 and S2 are identical springs. The oscillation of the mass m, the oscillation frequency of the mass m is f. If one spring is removed, the frequency will become. देखो ऐसा है कि पहले केस में फ्रीक्वेंसी f जो होगा, उन्होंने f बोला है इसके लिए, 1/2 pi under root of k equivalent by m. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में k प्लस k, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो 2k हो जाएगा, अज्यूमिंग इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, दोनों पैरेलल में है तो सिर्फ एडिशन होता है अपॉन m। ये मिल गया आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी। फाइनल फ्रीक्वेंसी को मैं f डैश बोलता हूँ, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाई m आएगा, क्योंकि मैंने दोनों में से एक को हटा दिया तो एक के ही सपोर्ट पे ये जो मास है वो ऑसिलेट होगा, तो देयर जस्ट 1k बिकॉज वन स्प्रिंग इज रिमूव्ड। तो अभी आपको पूछा है कि व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी, नो, सो f डैश अपॉन f इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाई m, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 2k बाई m, 2 पाई k m सब गया, तो f डैश इज इक्वल टू f बाई रूट 2 बचा, तो f बाई रूट 2 होगा, f बाई रूट 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल ही है। देन क्वेश्चन नंबर 32, 5 identical springs are used in the following three configuration. The time period of vertical oscillation in case 1, case 2, case 3 are in the ratio। बहुत सिंपल है। टाइम पीरियड आपको मैंने अभी बताया, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, राइट, 2 पाई रूट ऑफ m बाई k होता है टाइम पीरियड, यू शुड ऑलवेज नो दैट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट ऑफ k बाई m होता है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। तो केस 1 t1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k, बराबर। केस 2 t2 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ k बाई 2, 1/रूट ऑफ k बाई 2। क्यों, मैंने पहले ही बताया सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 1/ks, चलो मैं लिख ही देता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/ks, 1/ks मतलब k2 इस केस में 1/k2 ये आएगा 1/k प्लस 1/k, तो आपको मिल जाएगा 2/k, तो k बाई 2 हाफ, मैंने पिछले एग्जाम्पल में ही बताया आपको। तो t2 will be proportional to 1/रूट ऑफ k बाई 2। सिमिलरली केस 3 में t3 will be proportional to 1/रूट ऑफ 2k, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एडिशन होता है। आपको रेशियो पूछा है, हाँ तो क्या है रेशियो, कुछ नहीं, t1 is to t2 is to t3, 1/√k is to 1/√k by 2 is to 1/रूट ऑफ 2k। सो सॉल्व करो, व्हाट बिग डील हियर। 32 क्वेश्चन का आंसर आएगा ए आपका। क्यों, क्योंकि ये रूट के प्रोपोर्शनलिटी रेशियो में कैंसिल हो जाएगा 1, ये 1/√2 डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके √2 बनेगा, तो 1:√2 अपॉन 1:√2 is to 1/√2। तो सिर्फ आपको क्या करना था, रेशियो तो लेना है, और क्या है, डन, ऑप्शन ए, सिंपल, नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mass m performs oscillation of period t when hanged by spring of force constant k, okay, if the spring is cut into two parts and arranged in parallel and same mass is oscillated by them, then the new time period will be। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू 1/k होता है। केस 1 में आपके पास t1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/k रूट के। केस 2 में आपने क्या किया, आपने दो स्प्रिंग कांस्टेंट को काट के पैरेलल में लगा दिया, और आपको पता है, मैंने बताया है, दो पार्ट्स में अगर काटा है तो पहले का 2k दूसरे का 2k, और पैरेलल में है तो एडिशन होगा, तो 2k और 2k, तो 4k आ गया। तो t2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ 4k। ओके, हमको न्यू टाइम पीरियड पूछा है, तो t2 बाई t1 कर लो, दैट इज t2 बाई t1 इज सिंपल अंडर रूट ऑफ k बाई 4k,
के कैंसिल, तो T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन रूट 4/2, तो T1 इज T/2, तो T/2 इज ऑप्शन नंबर डी, 33 का ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन। तो सिर्फ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज व्हेन यू cut the spring into two parts, each part will have force constant as 2k, right? मैं स्प्रिंग से क्वेश्चन खुद इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये आपका स्टेट बोर्ड में कवर नहीं होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस, राइट? तो जो मैं आपसे आज आपसे असाइनमेंट्स करवाने वाला हूँ, दोज विल बी नॉट रिलेटेड टू स्प्रिंग्स। 34th, what will be the force constant of the spring system shown in the figure? इजी है, थोड़ा सा सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि दिख नहीं रहा होगा, तो ये एक्चुअली K1 है, ये K1 है और ये K2 है। तो ऊपर के जो दो K1 है, मैं इसको बोलता हूँ स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2 एंड स्प्रिंग 3। तो S1 and S2 are in parallel. Therefore K equivalent, मतलब इन दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट will be K1 plus K1, मतलब 2 times of K1। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये दो स्प्रिंग हटा के मैं एक ही स्प्रिंग लगा सकता हूँ with equivalent spring constant as 2K1, नीचे K2 है और फिर मास है, राइट? करेक्ट, ओके। तो मैं इक्विवेलेंट की जगह लिख देता हूँ पैरेलल, दैट इज बेटर टू से के पैरेलल, ये अच्छा है के पैरेलल, राइट? नाउ Kp and K2 are in series। तो जो पहले के दो स्प्रिंग का कांस्टेंट निकाल के एक स्प्रिंग लगा दी 2K1 की, अभी 2K1 और K2 ये जो स्प्रिंग्स है विद स्प्रिंग कांस्टेंट 2K1 K2, दीज आर इन सीरीज। तो फाइनली इक्विवेलेंट क्या आएगा? इक्विवेलेंट आएगा आपके पास 1 अपॉन 2K1 प्लस 1 अपॉन K2, ये मिल गया इक्विवेलेंट, राइट? हमें पूछा है फोर्स कांस्टेंट, तो हमें पूछा है के इक्विवेलेंट पूछा है, हमारे पास 1 अपॉन के इक्विवेलेंट आया, तो के इक्विवेलेंट विल बी व्हाट 1 अपॉन 2K1 प्लस 1 अपॉन K2, इसका इनवर्स, क्योंकि 1 अपॉन के इक्विवेलेंट है ना, तो उसका इनवर्स लेंगे। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैंने पहले ये ऊपर के दो स्प्रिंग को पैरेलल में है इसलिए इनका स्प्रिंग कांस्टेंट बना लिया 2K1, लाइक सिंप्लीफाई कर दिया। फिर 2K1 और K2 दीज आर इन सीरीज, तो मुझे 1 अपॉन के इक्विवेलेंट मिल गया। तो हमको के इक्विवेलेंट पूछा है, हमको इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था। A mass m is suspended by two springs of force constant K1 and K2 respectively as shown in the diagram. तो टोटल इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस होगा ये आपको पूछा है। देखो सबसे पहले आपको बताना चाहिए जब ये स्प्रिंग कांस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ये आया कहाँ से। आपको याद होगा जब आपने ऑसिलेशन चैप्टर का थ्योरी स्टार्ट किया था तो स्टार्ट ही यहाँ से होता कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस पर एक मास है, ये हो गया उसका मास का इक्विलिब्रियम पोजीशन शोन बाय डॉटेड लाइन व्हेन ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अब मैंने अगर इसको डिस्प्लेस किया विद अ डिस्टेंस x, राइट? तो एट दिस डिस्प्लेस पोजीशन a restoring force in the opposite direction will be acting and that restoring force F is proportional to x। कितना फोर्स इतना डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनलिटी। तो F is equal to minus kx where minus sign tells you that force and displacement are oppositely directed। मैं अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूँ, if I write down just in terms of magnitude not in terms of direction, so magnitude wise force is equal to kx, correct? Right? तो ये जो x है this is nothing but elongation, so this is x elongation, तो x is equal to force upon k, right? यहाँ तक समझ गया अगर, तो ये आएगा k, तो therefore I will, this is just extra theory that I have told you,
दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट। हमें पता होना चाहिए कि elongation x is force acting on these two springs which are causing the elongation upon k equivalent. So isn't it very simple? Why? Because k equivalent हमने अभी देखा, 1 upon k equivalent कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी तो देखा 1 upon k1 plus 1 upon k2. So 1 upon k equivalent will be simple k2 plus k1 upon k1 into k2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, that's it. Also इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इक्वेशन 2 बोल देता हूँ. Also what we know is force here is mg, क्योंकि इस मास m पे ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, mg, इक्वेशन 3. तो फिर हम लोग ये 2 और 3 जो है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Therefore from 1, 2 and 3 x is equal to force कितना mg, 1 upon k equivalent कितना k2 plus k1 upon k1 into k2. तो mg k2 plus k1 upon k1 into k2 मुझे तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये ऑप्शन बी. तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इलॉन्गेशन क्या है ये अगर आपने थियरी लेक्चर, पहला ही लेक्चर इनफैक्ट पहले ही लेक्चर में मैंने ये बताया है आपको, जब हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिराइव किया था तब. सो इफ यू रिमेंबर दोस कॉन्सेप्ट्स कि x इज इलॉन्गेशन एंड नथिंग एल्स, तो फोर्स अपॉन फोर्स कांस्टेंट जो है वो आपको दे देगा. और फोर्स कांस्टेंट निकालना इजी है क्योंकि k1 k2 सीरीज में है, तो 1 upon k इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको एंड यू हैव योर आंसर रेडी हियर. Okay, so today is a short session because today is supposed to be assignment day, right?